आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिसे उर्दू में दर्जाए हरारत भी कहा जाता है। एक कंटेनर है, यहाँ पे आप इसे कंसिडर कर लें। ये एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वो आते हैं और सरफेस के साथ कोलिजन करते हैं, लिहाजा ये सरफेस स्मूथ है। हर पॉइंट पे एक जितना प्रेशर है। अब ये कंटेनर में जो लिक्विड है, ये आप जानते हैं एवापोरेट भी करता है। तो इसके कुछ वेपर्स निकल रहे हैं यहाँ से, और कम से कम इन वेपर्स को ये रोक सकते हैं, कोलिजन हो जाएगी। लेकिन बाकी मॉलिक्यूल एयर के नीचे आ जाएंगे, सरफेस के साथ कोलिजन होगी। तो बहरहाल सरफेस पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज ये ऊपर जा रहे हैं, उनके साथ कोलाइड करेगा तो वो नहीं आ सकेंगे। अब अगर हम इसे हीट करना स्टार्ट कर दें, हमने इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर दिया है। सो जो मॉलिक्यूल्स है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, वो बढ़ता जाएगा। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर से निकलेंगे, और जैसे-जैसे आप इसे हीट करते जाएँ, टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ, तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ता जाएगा। आखिरकार ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल ये जो लिक्विड का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो अब इस सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं होगा। सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं है, तो ये जो सरफेस है, ये इट बर्स्ट्स आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये वो टेम्परेचर है कि जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर कि जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखिएगा कि जब बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो फिर जब आप फर्दर हीट देंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और लिक्विड जो होगा वो वेपर स्टेट में जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट पर जब आप हीट देते हैं, तो वो हीट एनर्जी क्या होती है? वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है। उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या लंदन फोर्सेस हैं, या डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, वो खत्म हो जाती हैं, और वो मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे चंद जरूरी टर्म्स हैं। एक एवापोरेशन है, सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ये एवापोरेशन है। ठीक है, सरफेस से जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं वो एवापोरेशन है। अच्छा, अब इस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल काफी फास्ट हो चुके हैं, और वॉल्यूम एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। लिहाजा ये जो गर्म लिक्विड है, इसमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हैं, तो कम डेंसिटी की वजह से ऊपर आएगा, और ये स्पेसेस आपस में मिल के तो बबल बन जाता है। ये बबल यहाँ पे छोटे होते हैं, ऊपर आते हैं तो बड़े हो जाते हैं, और फिर इन बबल्स के अंदर वेपर्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये बबल सरफेस तक आते हैं और फट जाते हैं सरफेस पे, बिकॉज बबल के अंदर वेपर्स का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो चुका है। तो ये फट जाते हैं और वेपर्स रिलीज हो जाते हैं। अब वो जो प्रोसेस है कि जिसमें बबल फट कर वेपर्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो प्रोसेस वेपोराइजेशन कहलाएगा। वेपोराइजेशन। और जो मॉलिक्यूल सरफेस से डायरेक्ट निकल रहे हैं, वो इवापोरेशन कहलाता है। ये कहना गलत है कि बॉइलिंग पॉइंट पे इवापोरेशन जो है उसको वेपराइजेशन कहा जाता है, ऐसा नहीं है। इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है, सरफेस से मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। वेपराइजेशन जो बबल बन रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, फट रहे हैं, तो जो बबल से वेपर्स निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है। और ये बबल बनने का जो अमल है, इसको बॉइलिंग कहा जाता है, और जिस टेम्परेचर पे ये अमल हो रहा है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। एक ग्राफ की जानिब हम चले जाते हैं। यहाँ पे 3 लिक्विड्स मैंने ले लिए। एक है डाई इथाइल ईथर। हॉरिजॉन्टल पे टेम्परेचर है, वर्टिकल पे वेपर प्रेशर है, और यूनिट है mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे 0, फिर बढ़ता जाएगा 50, 100, 200, 300, 400, और इस तरह 600, और आखिरकार यहाँ तक 760 है। हाँ, ऊपर जो है ये वैल्यू और भी ज्यादा है, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 760 mmHg।
सो हम इसकी बात कर रहे हैं। आपने डाइइथाइल ईथर लिया, 0 पे उसका ये वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा। आखिरकार इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हुआ। तो ये जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, ये ईथर का डाइइथाइल ईथर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बिकॉज ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ईथर जो होगा वो 34 पे बॉयल होगा। फिर हमने इथाइल अल्कोहल लिया। इथाइल अल्कोहल का 0 पे वेपर प्रेशर बहुत कम है ईथर से, बिकॉज इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, आखिरकार इस टेम्परेचर पे ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे ईथर का इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो ये जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। हमने पानी लिया, तो पानी का 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर जो है तो उसका वेपर प्रेशर तकरीबन 5 mmHg होता है, जो कि 0 के बहुत करीब है। तो 5 mmHg है 0 पे, और फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, मजीद बढ़ाएं, मजीद बढ़ाएं। आखिरकार जब आप टेम्परेचर 100 तक ले जाते, ये 100 है, 100 तक ले जाते हैं, तो 100 पे पानी का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। लिहाजा ये जो 100 है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो a liquid boils when its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। एक्सप्लेनेशन वही जो मैंने आपको करवा दी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज, इट्स वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, हीट कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे तो वो गैसियस स्टेट में आएंगे। एक खास टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है इट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड boiling point of the liquid. Kinetic energy of the liquid molecules is maximum at this temperature. At boiling point, bubbles are produced in the liquid. These bubbles are filled with vapors. Boiling point पर लिक्विड में बबल्स पैदा होते हैं, और ये जो बबल्स हैं ये वेपर से भरे होते हैं। बबल जो है वो सरफेस तक आ जाते हैं। दीज बबल रीच टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ड्यू टू लेस डेंसिटी, बिकॉज एम्प्टी स्पेस आ गया ना उसमें, बबल के अंदर वेपर्स भी हैं लेकिन अब ये पानी से हल्का है तो ऊपर आएगा, एंड दे बर्स्ट टू रिलीज वेपर्स। ये फट जाते हैं और वेपर जो है वो रिलीज कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। The release of vapors from the bubbles is called vaporization. Vapors fill bubble formation, यानी वेपर से भरे हुए बबल जो हैं वो बनना जो है उस अमल को कहा जाता है बॉइलिंग। टेम्परेचर के जिस पे ये बॉइलिंग हो रही है तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बिकॉज जो आप हीट देंगे तो वो क्या करेगी, बिकॉज हीट सप्लाइड एट बॉइलिंग पॉइंट इज यूज टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो बॉइलिंग पॉइंट पे आप हीट देंगे वो लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट इंक्रीज देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज जो आप हीट दे रहे हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को खत्म कर देती है और मॉलिक्यूल अलग थलग हो जाते हैं, और फिर हल्के मॉलिक्यूल्स हैं ज़ाहिर है तो वो ऊपर आ जाते हैं गैसियस स्टेट में। और जो हीट एनर्जी आप देंगे उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर 1 मोल वेपर्स बने तो फिर जो एनर्जी आपने दी उसको कहा जाएगा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी 1 मोल वेपर्स बनाने के लिए मतलब यह है कि पानी अगर हम ले लें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 ग्राम 18 ग्राम्स स्टीम बनाने के लिए जो आप एनर्जी देंगे, बिकॉज पानी का 1 मोल 18 ग्राम है, सो 18 ग्राम स्टीम यानी भाप बनाने के लिए जो एनर्जी आप देंगे तो उसको कहा जाता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो उनका हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होता है। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को तो वो दो फैक्टर्स हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये लिक्विड है उसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और ये उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है।
हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डाई इथाइल ईथर का। मैंने स्ट्रक्चर इनका नहीं बनाया बिकॉज़ आपके फर्स्ट ईयर के लेवल पे थोड़ा-सा आपको इसके स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम हो सकती है। सो डाई इथाइल ईथर जो है, तो वो पोलर होते हैं, हाँ, पोलैरिटी बड़ी कम है लेकिन पोलर होते हैं। तो उसमें लंदन फोर्सेस हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, लेकिन डाई इथाइल ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब ज़रा कंसीडर कर लें इथाइल अल्कोहल, ये पोलर भी है, इथाइल अल्कोहल पोलर भी है और इसमें OH ग्रुप भी मौजूद है। सो लंदन फोर्सेस तो सब में होती हैं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो लंदन फोर्सेस इसमें हैं और ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डायपोल डायपोल फोर्सेस भी हैं और इसमें एक OH है तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक OH ग्रुप 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़ाहिर है उससे ज़्यादा है। फिर हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे थर्ड लिक्विड वाटर। हमने वाटर लिया, पानी लिया, तो पानी में लंदन फोर्सेस हैं। पानी में आप जानते हैं कि लॉन पेयर्स 2 हैं, 2 ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर्स हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो पानी का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। सो अगर अल्कोहल का वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो पानी का उससे ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज़ हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग है, उधर 0 हैं, इधर 2 हैं, इधर 4 हैं। आपको ये वैल्यूज़ शायद याद ना हो, इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह की एक्सप्रेशन कर लिया करें, लाइक मैंने वही टेबल ये सिर्फ़ आपके लिए कर दिया है कि आपको तरीका आ जाए कि किस तरह आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को पेपर में। तो डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर। आप सिंपल इस तरह का एरो लगाएँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज़ इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता है। ये बिल्कुल उसी तरह इसका इफ़ेक्ट है, जैसे कि वो है। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हायर will be the boiling points. Liquids having strong intermolecular forces have high boiling points and vice versa. यानी उल्टी बात, यानी जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है देन हाइड्रोजन सल्फाइड बिकॉज पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन सल्फाइड में जस्ट डिस्पर्शन फोर्सेस हैं और डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। हम एक गैसियस की नहीं बात कर रहे, बल्कि हम लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। फिर सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डाई इथाइल ईथर बिकॉज इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि डाई इथाइल ईथर में लंदन फोर्सेस हैं और डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। यानी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले शीट पे दी तो वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब दूसरा फैक्टर है और वो है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो फिर जाहिर है हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, एक मिनट। ये हमारे पास है, मिसाल के तौर पे अगर ये प्रेशर आप ज्यादा कर लेंगे तो फिर ज्यादा वेपर्स ने इसके ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो फिर ये बॉयल हो सकेगा ना। तो जब ज्यादा वेपर प्रेशर आप करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यानी इस ग्राफ को देखिए, चले एक्सटर्नल प्रेशर हमने कम कर दिया, कम, तो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये लाइन कंसिडर कर लें। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा जो कि 100 से कम है। चले अब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर ले, 760 से यहां तक आ जाए। तो अब पानी का अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना है यानी इस येलो लाइन के साथ जाइए ये, तो अब जरा देखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 से ज्यादा आता है, ये आता है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर को आप बढ़ाते जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर को आप कम करते जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इफ प्रेशर ऑन अ लिक्विड इज इंक्रीज्ड देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस आल्सो एंड वाइस वर्सा। और अगर प्रेशर जो है वो आप कम कर लेते हैं, देखें, इफ प्रेशर ऑन अ लिक्विड इज हाई देन लिक्विड रिक्वायर्स ग्रेटर हीट एनर्जी टू इक्वलाइज इट्स वेपर प्रेशर टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब हम जरा ये अपने कुछ इलाके देख लें। ये लोकेशन है और ये इसकी समंदर से बुलंदी है, सतह समंदर से, सी शोर से इसकी बुलंदी है, यूनिट है मीटर। और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और यूनिट है एटमॉस्फेयर। ये बॉइलिंग पॉइंट है। कराची जो है तो वो समंदर के बिल्कुल लेवल पे है, 8 मीटर कुछ भी नहीं है, 8 मीटर उसकी हाइट है समंदर से। तो वहां पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है
पानी बॉयल करेगा 100 पे। चले कराची से निकलें और जरा मरी चले जाएं, तो मरी में माल रोड पे जब आप घूमेंगे तो ये कितने आप समंदर से ऊपर हैं? 2291 मीटर। 2291 मीटर यानी ये 2.2 किलोमीटर की हाइट पे है। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो ये है 0.74। बुक में गलती है तो मैंने करेक्ट कर दी है। तो इसी पे आप पूरी उसके साथ एतमाद के साथ ये वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं। बिकॉज मैं इनको लिखते वक्त तो मुझे बड़ा टाइम लगता है, घंटे गुजार देता हूँ और मैं इनको जगह जगह से वेरीफाई करके मैं लिखता हूँ। तो पूरे एतमाद के साथ आप इनको फॉलो करें। अच्छा, तो प्रेशर जो है माल रोड पे मरी हिल्स पे कितना है? 0.74 एटमॉस्फेयर का। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 93 है। ठीक है। और फिर मरी से निकले जरा नारायण चले जाएं। लेकिन आजकल नहीं, आजकल बड़ी सर्दी है जून जुलाई में। तो बाबूसर टॉप पे जब आप नारायण से आगे निकलेंगे ना, ये बाबूसर टॉप एक बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत है। तो वहां पे अल्टीट्यूड कितनी है समंदर से? 4173 किलोमीटर यानी 4.1 मरी से ये डबल हाइट पे है। तो अंदाजा लगाएं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। तकरीबन आधा हो चुका है, आधे से जरा ज्यादा है। तो वहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 87 डिग्री सेल्सियस। तो 87 पे अगर आप ओपन कंटेनर में कुकिंग करेंगे तो 87 पे इतनी हीट नहीं है कि आप वहां पे आपको घंटे पर, अगर आप गोश्त लेके गए हैं ना तो वहां पे आपको टाइम लगेगा, तो प्रेशर कुकर लेके जाए। अच्छा, फिर माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं नेपाल में है और ये बड़ा देवहैकल आप कह सकते हैं। यानी 8848 मीटर, 8.8 यानी तकरीबन 9 किलोमीटर इसकी हाइट है। तो जनाब इतनी हाइट है तो एटमॉस्फेयर इतना थिन हो गया, बराए नाम सा बहुत कम एटमॉस्फेयर। यानी यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना कम है कि अक्सर जो लोग जाते हैं उस पे टूरिस्ट या इस तरह माउंटेनियर्स, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट वहां पे कितना होगा? 69। अब ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर वही तरीका, वही कराची, मरी, बाबूसर टॉप, माउंट एवरेस्ट। अल्टीट्यूड को इंक्रीज करें तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो भी डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आसानी से आप वो कर लेते हैं। एप्लीकेशन तो आपको अभी समझ आ गई होगी कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर लेते हैं तो फिर पानी हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो कुकिंग टाइम जरा जल्दी हो जाएगा। कुकिंग जरा जल्दी हो जाती है प्रेशर कुकर में, तो गो के ज्यादा उसका फिर टेस्ट नहीं होता, लेकिन कुकिंग जरा जल्दी हो जाती है। तो हमने लिखा है कि कुकिंग टाइम ऑन मरी हिल्स इज लॉन्गर देन नॉर्मल। तो मरी हिल से फिर बाबूसर टॉप में मजीद टाइम ज्यादा लगेगा और उधर माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुकिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओपन कंटेनर में नहीं कर सकते बिकॉज पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। अच्छा, अब प्रेशर कुकर जो है वो कुकिंग टाइम को कम कर देता है। प्रेशर कुकर क्या करता है? इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर इन विच वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप। वेपर्स अब इस तरह पूरी तरह सील भी नहीं करते, आप जानते हैं इसके ऊपर मुझे नाम तो नहीं आता, बस वो प्रेशर ऊपर के प्रेशर कुकर के ऊपर वो नट सा जो लगा होता है ना, तो जब वेपर्स इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप करते हैं उस नट को ऊपर उठा देते हैं और एक्स्ट्रा वेपर्स निकलते हैं। कभी कभार प्रेशर कुकर का वो जो नट वाला हिस्सा है वो बंद हो जाता है और फिर आपने इसके धमाके भी सुने होंगे। तो प्रेशर ऑन द लिक्विड इज इंक्रीज्ड ड्यू टू वेपर्स। तो प्रेशर कुकर में वेपर्स तो बाहर नहीं निकल रहे, तो लिक्विड पे प्रेशर बढ़ गया है ऊपर से, तो लिहाजा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और कुकिंग टाइम क्या होगा? रिड्यूस होगा। दूसरी एप्लीकेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन है कि अगर हम मिसाल के तौर पे बड़ा गंदा पानी है और उसको आप साफ करना चाहें, जैसा कि गल्फ कंट्रीज करते हैं या बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड पे कम कर लेते हैं। अब ये लिक्विड लो टेम्परेचर पे बॉयल होगा और कम हरारत जो है वो दरकार होगी। इफ प्रेशर ऑन अ लिक्विड इज डिक्रीज बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप देन लिक्विड बॉइल्स एट लो टेम्परेचर, वेपर्स प्रोड्यूस्ड आर कंडेंस्ड। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन। कि आपने हीट किया लिक्विड को, उसके वेपर्स बने, साल्ट्स वगैरह गंदे जो है जो डिजॉल्व हो चुके थे, साल्ट्स वोलेटाइल नहीं होते, वो नीचे बैठ जाएंगे और जो वेपर्स है वो निकले और एक पाइप के जरिए आपने उनको आगे ठंडा करके कंडेंस कर दिया। ग्लाइसरीन बॉयल होता है। अब जरा इसकी एप्लीकेशन देखें। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। ग्लाइसरीन बॉयल होती है टू 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर ये हो, लेकिन ग्लाइसरीन इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगी, मॉलिक्यूल टूट जाएंगे,
हम नहीं चाहते कि ये केमिकल इस तरह टूट जाए। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर 760 से कम करके 50 mmHg कर लें, तो फिर ग्लाइसरीन जो है, तो वो ग्लाइसरीन, ग्लाइसिरोल, तो ये बॉयल होगा किस टेम्परेचर पे? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। वहाँ पे था 290 पे, इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया इस पे, वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो अब लो टेम्परेचर पे बॉयल होगा। आप इज़िली इसे कलेक्ट कर सकते हैं और कोई डिकम्पोज़िशन नहीं होगी।